ओके स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन द फर्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है देखते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक क्लॉक बना रखी है। ठीक है, तो हमने ऐसे एक क्लॉक बना दिया। ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ठीक है, इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन है उस क्लॉक की, लेंथ ऑफ एम हैंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मिनट हैंड इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फ्रॉम 9 AM to 9:30। लेट मी से पहले उस क्लॉक के अंदर 9 बजे हुए थे। ठीक है, तो उस क्लॉक की जो क्या बोलोगे आप लोग, आवर हैंड होगी। ठीक है, वो 9 बजे पे होगी और मिनट हैंड होगी वो 12 पे भी मिलेगी। तो मिनट हैंड को मैं एम लिख देता हूँ, वो 12 के ऊपर हो गई। क्लियर है, उस घड़ी में 9 बजे हुए, उसके बाद उस घड़ी के अंदर 9 ओ क्लॉक से 9:30 होते हैं। तो 9:30 होगा तो क्या होगा, मिनट हैंड तो ऐसे रोटेट करके आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और किस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, 6 के ऊपर पहुंच जाएगी। और जो आपकी आवर एंड है वो यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगी। लेट मी से यहाँ 10 था तो 9 और 10 के बीच में आ जाएगी। लेट मी से यहाँ कहीं चली जाती है। ठीक है, आवर एंड हम इंटरेस्टेड नहीं है आवर एंड के अंदर, वी आर इंटरेस्टेड इन मिनट एंड, क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ मिनट एंड ही दे रखी है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट एंड ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट एंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अब मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा, DISP लिख के और उसके ऊपर वेक्टर साइन कर दिया करूंगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट एंड कितना हो जाएगा, देखो इनिशियली जो आपकी मिनट एंड थी वो 12 के ऊपर थी, फाइनली इट रीच्ड एट 6। ठीक है, तो 12 के टिप से, मतलब टिप ऑफ द मिनट एंड से आपको टिप ऑफ द मिनट एंड एट 6। ठीक है, जब मिनट एंड 12 के ऊपर थी तब उसका टिप से एक पॉइंट ले लेना है, जब वो 6 के ऊपर पहुंची तब उस मिनट एंड का टिप लेना है और टिप से टिप के बीच की स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लेंथ मेजर कर लेनी है। ठीक है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट वी से आपने मिनट एंड को OA पॉइंट से डिनोट कर रखा है। तो OA पॉइंट उधर था जब 12 पे थी वो मिनट एंड, और OA पॉइंट इधर हो जाएगा जब वो 6 पे आएगी। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है A to A डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है A to A, तो वो हो जाएगा AO प्लस OA, ये आ गई आपकी। ठीक है, AO भी लेंथ ऑफ मिनट एंड है 7 सेंटीमीटर के बराबर है, प्लस OA भी लेंथ ऑफ मिनट एंड है वो भी 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट एंड वुड बी ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट थे, OA फर्स्ट पॉइंट था, और जब ये जो आपकी सुई है ये कंप्लीट ऐसे रोटेट होने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने एक K पॉइंट कंसीडर कर दिया और इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन मतलब A to A पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट आ गया 14 सेंटीमीटर आपके पास। आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, फ्रॉम A टू, लेट मी से यहाँ पे लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर A डैश। ठीक है, A डैश का मतलब A पॉइंट से A डैश पॉइंट तक हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंड देखना इजी है। ठीक है, इनिशियली मिनट हैंड इधर थी 12 के ऊपर। क्लियर है, इट गोज या इट टेक्स ए हाफ सर्कुलर पाथ एंड रीच्ड एट अनदर पॉइंट A डैश। ठीक है, O पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आधा सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद ये A डैश पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो ये आधा सर्कल कवर करने के बाद आती है। अगर उस मान लेते हैं उस मिनट एंड का रेडियस आपने, या उसकी डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है, वो आपने R से डिनोट कर दी, और वो मिनट एंड कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेती, तो सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल हो जाता है 2πr के बराबर। क्लियर है, लेकिन उसने पूरा पाथ नहीं किया, उसने कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं किया, वो सिर्फ 12 से 6 पर आई है। तो 12 से 6 तक आधा सर्कुलर पाथ कंप्लीट हुआ है, तो इस कंप्लीट सरकमफ्रेंस का आप आधा कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे।
ठीक है। तो हुआ कितना है, तो ये बच गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ मिनट एंड निकालने के लिए आपको पाई आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पढ़ के आए होगे, 22/7 होती है। आर क्या है, आर है लेंथ ऑफ द मिनट एंड, और लेंथ ऑफ मिनट एंड ये रखे है 7 सेंटीमीटर के बराबर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ मिनट एंड आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब ये 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया है, इट इज ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका 14 सेंटीमीटर का है। ये हमने लास्ट पॉइंट में जस्टिफाई किया था कि एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और यहां मैंने एक्चुअल पाथ लिया, एक्चुअली में वो मिनट एंड वो ऐसे रोटेट करके आई है, तो मैंने रोटेशनल पाथ ही कंसीडर किया। और जब हमने कौन सा लिया था, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को माना था। 12 मतलब ए पॉइंट से ए पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर किया था। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, इसके अंदर आपको आ गया। अगर मान लेते ऐसा पूछा जाता कि वो मिनट एंड लेट वी से कंप्लीट रोटेट हो जाती है, ऐसे 12 से 6 से, और 6 से दोबारा 12 चलाई जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। देखो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया आपको, भूल गया कि अभी रिपीट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस पढ़ाए जा रहे थे, तो आपको बताया नहीं गया कि डिस्टेंस है ना, वो इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हरदम क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इवन जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। मैं स्पेसिफाई कर देता हूं एक एग्जांपल से, देखो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्केलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो मैं डिफाइन कर देता हूं। आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। मान लेते ए पॉइंट ए था और ऐसे कोई पाथ गया और फिर पॉइंट पहुंच गया वो ऑब्जेक्ट बी से, तो ए से बी पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ये डॉटेड पाथ है ना, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन पहले पॉइंट को जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है, और इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन बोल देते हैं, फाइनल पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, व्हेन कैन द डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, तो वो सिंपल सा है, व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए मोशन बिकम्स इक्वल टू या इज कोइंसाइड विद द फाइनल पॉइंट। ठीक है, जब किसी मोशन का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट बन जाता है, उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। कब हो सकता है ऐसा, देखो लेट वी से ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट, एक बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ए पॉइंट से थ्रो कर दिया। ठीक है, दैट बॉल अटेन सम हाइट, वो बॉल यहां तक जाती है लेट वी से, एंड इट अगेन रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ, और ए पॉइंट पे दोबारा आ जाती है। तो उस बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था, उस बॉल का फाइनल पॉइंट भी ए हो गया, तो उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो गया। तो कभी भी आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है तो आप एग्जांपल दे सकते हो। One of the examples is a ball is thrown in upward direction। अगर किसी भी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर देते हैं तो बॉल कुछ हाइट पे जाती है। आफ्टर दैट द बॉल रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सेम पाथ एंड द बॉल रिटर्न्स एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड इट्स मोशन। ठीक है, जहां से इसने मोशन का स्टार्टिंग किया था, अगर फाइनल पॉइंट भी वही हो जाए जहां जो इनिशियल पॉइंट था, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अनदर वे ऑफ शोइंग डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने सर्कुलर पाथ को ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो ए पॉइंट के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ लेट वी से दोबारा ए पॉइंट पे चला जाता है, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है, सेम। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते ही उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपने ये देख लिया, 14 सेंटीमीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आया था। नेगेटिव का एग्जांपल बता दिया मैंने, सॉरी जीरो का एग्जांपल बता दिया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसी एग्जांपल के अंदर। लेट वी से एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया था, और ए पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओरिजिन। ओरिजिन वहां बोला जाता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो लेट वी से ओरिजिन, यहां से ए पॉइंट से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो अप किया गया, द बॉल गोज एट बी पॉइंट, बॉल बी पॉइंट पे जाती है, हाईएस्ट हाइट के ऊपर जाती है। उसके बाद जब बॉल रिटर्न कर रही थी तो वो ए पॉइंट पे नहीं आ पाई, ए पॉइंट को ओवरशूट करके वो बॉल लेट वी से बी डैश पॉइंट तक चली गई, और ए से बी डैश पॉइंट की लेंथ दे रखी है लेट वी से 4 सेंटीमीटर के बराबर।
ठीक है। तो जब बॉल अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाए, फिर फाइनल से इनिशियल तक आते आते इनिशियल पॉइंट को बॉल जब ओवरशूट कर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरशूट, ठीक है, ओवरशूट करके किसी और पॉइंट के ऊपर उसके बाद किसी पॉइंट पे चली जाए, तब उस केस के अंदर नीचे की डायरेक्शन में, अगर ऊपर की डायरेक्शन में लेने वाला डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव ले रहे थे तो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस के अंदर बॉल का डिस्प्लेसमेंट आएगा -4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी डैश, ऐसे लिखोगे, ठीक है। ए पॉइंट से बी डैश तक 4 सेंटीमीटर का माइनस डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव व्हेन द बॉल ओवरशूट इट्स इनिशियल पोजीशन व्हाइल रिटर्निंग, ठीक है। जब बॉल रिटर्न करनी है तो अपनी इनिशियल पोजीशन को ओवरशूट करके उससे भी आगे निकल जाए। एक और एग्जांपल दे तो, कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉल है, वो ओरिजिन पे थी, यहां से वो ए पॉइंट पे जाती है, देन द बॉल रिटर्न फ्रॉम ए पॉइंट टू ओ, ए से ओ तक आ जाती, ओ तक ओ से ए गई और ए से ओ आती, तो ओ पॉइंट पे अगर रुक जाती तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन वो बॉल रुकी नहीं, वो ओ से आगे चली गई, लेट मी से ए डैश पॉइंट तक, ठीक है। तो ओ से ए डैश वाली मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कैसी कही जाएगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा अब आपको। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पी पॉइंट, एक कार है वो पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है एंड फॉलो द पाथ एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसे दिखाया गया ऐसे पाथ को ओबे करती है। फाइनली द कार स्टॉप्स एट आर पॉइंट, फाइनली कार आर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है, रुक जाती है। आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इफ गिवन दैट द आर, यहाँ तो जो 2r डिस्टेंस है उसमें r है, r की वैल्यू आपको 11/π के बराबर कंसिडर करनी है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ठीक है। हम पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कैसे निकालेंगे, देखो पहले कार जाती है स्ट्रेट लाइन में 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर नोट कर लिया आपने, प्लस यहाँ पहुंच गई कार। उसके बाद कार है वो सर्कुलर पाथ लेती है, सेमी सर्कुलर पाथ, तो सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर अगर उस सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर 2r दे रखा है तो उसकी रेडियस बन जाएगी r, और r रेडियस का सर्कुलर पाथ अगर कोई r रेडियस का सर्कल है कोई, तो उसका सेमी सर्कल बन जाएगा πr के बराबर, देखो अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। ओके उसके बाद Q पॉइंट पे आ गया, Q से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं +8 सेंटीमीटर ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट पहले कार ने ऊपर की डायरेक्शन में सेमी सर्कल लिया, अब नीचे की डायरेक्शन में सेमी सर्कल ले रही है, और अब की बार सेमी सर्कल सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस है 4r का आधा कर दोगे तो 2r उसकी रेडियस है, क्लियर है। और जो 2r उसका रेडियस दे रखा है, उस रेडियस का सरकमफ्रेंस, क्योंकि अब एक्चुअली में कार इसे ग्रीन पाथ से नहीं गई है, कार ऐसे आई है, यहाँ से ऐसे आई है, यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ से गई है, फिर स्ट्रेट लाइन पे गई है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर पाथ लिया और फाइनली वो आर पॉइंट पे पहुंची है। तो नीचे वाले सेमी सर्कुलर पाथ के लिए हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी पाई इंटू रेडियस था इस पाथ का 2r के बराबर, ये हो जाएगा, क्लियर है। अगर इन सभी टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आ जाएगा। देखो 7 सेंटीमीटर एज इट इज रखा मैंने, पाई एज इट इज रखा, r की जगह हमने पुट कर दिया 11/π, क्लियर है, प्लस 8 सेंटीमीटर एज इट इज रखा मैंने, पाई एज इट इज रखा मैंने, 2 एज इट इज रखा, r की जगह फिर 11/π पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया आपके पास 7 + 11 + 8 + 11 टू जा 22, इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो 22 + 11 हो जाएंगे 33, 33 + 10 कितने हो जाएंगे 43, और 43 प्लस देख लो ये कितना बन जाएगा आपका, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे कार ने, क्लियर है, सेंटीमीटर में लेते हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम P टू R पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कार की P से R पॉइंट तक। तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जहां भी होगी या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगी। तो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन पाथ है तो 7 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, प्लस इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो देखो अगर कोई एक्चुअल में कार ऐसे पाथ से गई है, ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, लेकिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एक्चुअल पाथ नहीं देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला हो गया, और ये ऑलरेडी गिवन था 2r के बराबर, तो 2r लिख दिया मैंने, प्लस
8 सेंटीमीटर आगे ले लिया आपने, प्लस नेक्स्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ तो डाउनवर्ड सेमी सर्कुलर पाथ था, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया 4r के बराबर। ठीक है, तो टोटल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8 + 7 15 सेंटीमीटर प्लस 4r + 2r हो जाएगा 6r। ठीक है, 6 × r की जगह आप पुट कर दोगे 11/पाई के बराबर। ठीक है, 11/पाई पुट करोगे आप यहाँ पे, पाई से सॉरी r की जगह आपने पुट कर दिया 11/पाई। ओके स्टूडेंट, तो आगे आप रखोगे ये हो गया था 2r + 4r 6r हो गया था। r की जगह आप 11/पाई पुट कर रहे हो, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 22 हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 3 = 21 + 15, इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 36 सेंटीमीटर के बराबर इस कार की क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ऑफ द कार आ जाएगी 48 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना था। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, देखो। ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या गिवन है प्रॉब्लम में? ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, क्या गिवन है? एक ड्रंकर्ड है, मतलब एक शराब पिए हुए एक पर्सन है, वो एक नैरो लेन का मतलब एक पतली सी गली में मूव कर रहा है। ठीक है, और वो जब वो पतली सी गली में मूव कर रहा है तो इनिशियल पोजीशन उस ड्रंकर्ड की थी, लेट से ये ए पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, अब वो पर्सन क्या करता है, वो ड्रंकर्ड पर्सन है, वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, एक स्टेप में यहाँ पहुँच जाता है, 2 स्टेप में यहाँ, 3 स्टेप में यहाँ, 4 स्टेप में यहाँ, और 5th स्टेप के अंदर यहाँ 5 स्टेप तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेता है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ 5 स्टेप्स दैट ड्रंकर्ड टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, 5 स्टेप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेता है, क्योंकि उसने ड्रिंकिंग कर रखी है तो वो सीधा नहीं चल पाता है। देन ही टेक्स फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, 3 स्टेप वो लेता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो वो पर्सन है वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड लेता है, और मतलब 8 स्टेप्स लेने के बाद वो फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है। क्लियर है? सीधे सीधे डायरेक्शन में बात करें तो हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे ही वो चलता रहता है। तो क्वेश्चन ये है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। अगर उसका हर एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर। क्लियर है? तो आप इस केस के अंदर ऐसे बोल सकते हो कि दैट ड्रंकर्ड ट्रेवल्स 5 मीटर फॉरवर्ड डिस्टेंस एंड 3 मीटर बैकवर्ड डिस्टेंस। और हर एक स्टेप के अंदर वो 1-1 सेकेंड लगाता है, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 स्टेप लेता है, हर 1 सेकेंड में वो 1 स्टेप लेता है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 9 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 9 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक पिट बना हुआ है, एक गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, उस गड्ढे के अंदर गिरने में वो ड्रंकर्ड कितना टाइम लगाएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फिजिक्स देखो किस किस को डील करती है, ड्रंकर्ड्स को भी डील कर रही है फिजिक्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एक ड्रंकर्ड पर्सन के केस के अंदर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि वो ड्रंकर्ड 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक है, कितना टाइम लेगा। क्लियर है? तो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इफेक्टिव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आप लोग बोलोगे इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ड्रंकर्ड, ट्रेवल्ड बाय द ड्रंकर्ड। ठीक है, इन 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स कैसे? 5 स्टेप वो फॉरवर्ड जा रहा है, 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है, तो टोटल स्टेप्स तो वो 8 ले इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स के अंदर उसने इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है। तो देखो अभी फाइंड आउट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ले ली, इसके ऊपर यहाँ से ड्रंकर्ड चलना स्टार्ट करता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप्स के अंदर वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, दैट इज ABCDEF पॉइंट तक वो 5 स्टेप्स में पहुँच गया। उसके बाद वो 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है। ठीक है, F से वो E पॉइंट पे आता है, E से D पे आता है 2 स्टेप, और D से C पे आता है। तो फाइनली वो ड्रंकर्ड 8 स्टेप के अंदर सिर्फ 1 और 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ध्यान से सुनना,
इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ड्रंकर्ड इन 8 स्टेप्स है वो है 2 मीटर के बराबर। 8 स्टेप के अंदर वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो समझ में आएगा आपको। 5 स्टेप उसने फॉरवर्ड लिए, 2 स्टेप बैकवर्ड लिए। क्लियर है? प्लस 5 स्टेप उसने फॉरवर्ड लिए, 2 स्टेप बैकवर्ड लिए। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो इन स्टेप्स के अंदर देखो, यहाँ स्टेप्स तो हो गए, 8 स्टेप्स उसने यहाँ लिए प्लस 8 स्टेप्स उसने यहाँ लिए, लेकिन पहले 8 स्टेप्स ने उसने इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर प्लस दूसरे 8 स्टेप्स ने उसने डिफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर। मतलब उसने 16 स्टेप्स के अंदर टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितने के बराबर? 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब यहाँ आ गया वो ड्रंकर्ड। ठीक है, यहाँ से उस पिट की डिस्टेंस देखो 4 मीटर तो आ चुका है वो, अब 9 मीटर टोटल डिस्टेंस थी उसके इनिशियल पॉइंट से। उस पिट की डिस्टेंस 9 मीटर थी इनिशियल पॉइंट से। अब वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो उसको कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है ड्रंकर्ड को? 5 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है। ठीक है, तो अब की बार जब वो ड्रंकर्ड इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद 5 स्टेप आगे लेगा, मैं बताता हूँ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5वां स्टेप जब लेगा, ही फाइनली फेल इनटू द पिट, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उसने कितने स्टेप्स लिए टोटल? ठीक है, तो उसने 8 स्टेप तो पहले लिए थे, फिर 8 स्टेप दोबारा लिए और फाइनली गिरने के लिए उसने 5 स्टेप बाद में लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लो, 8 + 8 16 + 5 21 स्टेप्स उसने क्या लिए? 21 स्टेप्स के बाद वो गिरा है, तो उसको कितनी सेकेंड्स लगी होंगी? हाउ लॉन्ग का मतलब कितना सेकेंड लगी होंगी उसको गिरने में? 21 सेकेंड। तो आप इसका आंसर आ जाएगा दैट ड्रंकर्ड विल टेक 21 सेकेंड टू फॉल इन द पिट। ठीक है, पिट में गिरने में 21 सेकेंड की सेकेंड का टाइम लेगा और वो फाइनली गिर जाएगा। ठीक है, फिर वो बैकवर्ड डिस्टेंस नहीं लेगा, क्योंकि 5 मीटर आगे लेने के बाद वो गिर चुका, और गिरने के बाद वो दोबारा कोई आएगा वहां से निकलने के बाद कि 2 स्टेप में 3 स्टेप फिर बैकवर्ड लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसके इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में वो गिर जाएगा पिट में, या कितने नंबर ऑफ सेकंड्स में गिर जाएगा। दोनों का आंसर 21 सेकंड्स होगा। क्लियर? इजी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। देखो, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपके लिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। मोशन के बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हमने, और फाइनली अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे रेगुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इरेगुलर मोशन। ठीक है, जब आप कोरोना से पहले अगर स्कूल में आया करते थे तो आपके स्कूल की भी एक यूनिफॉर्म लगी हुई थी। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या एक रेगुलर टाइम तक अगर कोई पर्सन है वो अपने मोशन को मेंटेन रखता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर उसका वो मोशन मेंटेन नहीं रख पाता है, धीरे कम हो जाता है, तेज मतलब स्पीड तेज हो जाती है, धीरे हो जाती है, डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाती है, उस केस के अंदर हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये एक तो रफ आइडिया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बताने के लिए। एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। अगर एक बॉडी है उसको यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे इफ दैट बॉडी कवर्स, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी है अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, तो द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? इसका कोई एग्जांपल देना हो तो हम इजीली समझा पाएंगे। इसका एग्जांपल देने के लिए तो मैं एक बार रिफिल करता हूं पेन को, 1 मिनट रुको। ओके स्टूडेंट, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन थी। उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेट वी से एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट एंड एंड्स इट्स मोशन एट बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट पे जाता है। लेट इस कंप्लीट पाथ को आपने 1 2 3 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेट हर एक जो पोर्शन था मोशन का या हर एक पार्ट है जिसमें डिवाइड किया वो 10 मीटर का है। ठीक है, तो आपने 10 मीटर लिख दिया। ओके, तो लेट मी से बी सी डी ई ऐसे लिख दिया मैंने। तो वो पर्सन ए से सी तक जाने में भी लेट मी से 2 सेकंड ले रहा है 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने 2 सेकंड लिए, फिर 2 सेकंड लिए, फिर 2 सेकंड लिए, फिर 2 सेकंड। तो यही हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आपने कहा
an object is said to be in uniform motion if the object covers equal distance. That object is covering 10 meter distance in equals intervals time. That interval is of 2 seconds. और वो इंटरवल कितने का दे रखा था? 2 सेकंड का. तो that object is traveling 10 meter distance in an interval of 2 seconds. Then the motion of that object is said to be uniform motion. Okay. सेकेंड आप डिफाइन कर रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ए मोशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म इन टू वेज. ईदर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिकम्स अनइक्वल. ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, ये भी हो सकता है. और आप दूसरे वे में क्या डिफाइन करते हो? सेकेंड वे, if the object covers equal distance, if the object covers equal distance in unequal intervals of time. ठीक है, तो either you can make the intervals of time to be unequal or you can make the distance to be unequal. ठीक है, दोनों वे से आप ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कह दोगे? नॉन यूनिफॉर्म बोल दोगे. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारे डेली लाइफ के अंदर जितने भी मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. ठीक है, आप कार को एक्सेलरेट करते हो, कार को एक अपने घर से चलाना स्टार्ट करते हो, उसके बाद रोड पे ले जाते हो, फिर हाईवे पे ले जाते हो. तो हर केस के अंदर फिर जब रोड के ऊपर कार चल रही होती है तो वो कार का मोशन यूनिफॉर्म नहीं रह पाता. वहाँ भी ब्रेकर आ जाता है, वहाँ ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं. जहाँ खाली रोड होता है वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेट भी करते हैं, मतलब स्पीड अप भी करते हैं कार को. तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डेली लाइफ के अंदर जो ज़्यादातर मोशन है ना, दीज मोशंस आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की होंगी वो प्रॉब्लम्स इजीली क्या हो जाएंगी? सोल्व हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. चलो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप बोलोगे ये वीडियोज़ आप कवर कर लेना, अपने सैटरडे तक ये वीडियो कवर कर लेना. मंडे को मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी रेस्ट ऑफ टॉपिक हो जाएंगे उसके अंदर, और जो हम लोग रिवीजन के अंदर आगे मोशन पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स भी इंक्लूड हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.